अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ के मामले के अंदर नैब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। और रिलीफ की अगर शॉर्ट में आपको मैं डेफिनेशन बता दूं, ऐसा रिलीफ के नवाज शरीफ के खिलाफ दो केसेस जो हैं, दो रेफरेंस जो हैं, नैब ने फैसला कर लिया कि उनको वापस ले लेंगे। मुकम्मल तफसील आपको आगे चल के बताते हैं। और दूसरी खबर बड़ी शॉकिंग किस्म की खबर है कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर, यानी कि प्यारे और लाडले कप्तान की गवर्नमेंट के दौरान एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, बड़े लेवल के ऊपर करप्शन हुई है। पाकिस्तानी कौम का पैसा जो है वो कहां पे लगाया गया, क्या कुछ होता रहा, मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरा देर मत कीजिएगा, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात करेंगे नैब के हवाले से कि नैब ने क्यों हाथ खड़े कर दिए और नवाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ क्यों देने जा रही है नैब की जानिब से। और जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि नैब ने फैसला कर लिया। आज नैब का एक जो है वो इजलास था और इजलास चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। और उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो दो रेफरेंस हैं ये हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसके ऊपर दलाइल नहीं दिए जाएंगे, बल्कि रेफरेंस को वापस ले लिया जाएगा और साथ में नवाज शरीफ से माजरत भी की जाएगी। अब माजरत की इस बात की मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं कि गुज़श्ता 24 अक्टूबर को जो समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पर हाई कोर्ट ने नैब के जो प्रोसिक्यूटर से उनसे ये सवाल किया था कि आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ को आप अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें। तो इन्होंने कहा था जी नैब की कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अरेस्ट करे। और फिर उनसे सवाल किया गया था कि आप जो है वो इनकी जो अपीलें बहाल होने का जो मामला है, जो अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दी थी नवाज शरीफ के वकला ने, तो उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इन्होंने कहा जी अपीलें अगर बहाल होती हैं तो इससे नैब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उससे पहले ये हुआ था कि नैब को से जब पूछा गया था इनसे प्रोसिक्यूटर से कि अगर नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक, 21 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं जब वहां पे समाअत हुई थी, तो उसके अंदर ये कहा गया था अगर 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को हम जो है वो जमानत देते हैं, जमानत को जो है वो उनकी देते हैं, तो इसके ऊपर नैब का क्या ख्याल है। तो नैब ने कहा था कोई मसला ही नहीं, नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो ये काफ़ी है, वतन वापस आ रहे हैं, वो कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं, तो आप बेशक उन्हें टाइम दे दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 24 अक्टूबर तक उन्हें टाइम दे दें। और फिर क्या हुआ था, 24 अक्टूबर को इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए थे नैब को कि आप बता दें कि आपने जो नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस है इसके अंदर आपने दलाइल देने हैं या जो रेफरेंस है इसी को वापस करना है। और उसी सिलसिले के अंदर हदायत लेने के लिए प्रोसिक्यूटर्स ने रब्ता किया अपने जो चेयरमैन नैब है और चेयरमैन नैब की सदारत के इजलास हुआ। और इजलास के अंदर ये कहा जा रहा है कि फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ के मामले के अंदर हमने रेफरेंसेस वापस लेने हैं, साथ में हमने माजरत करनी है। और ये जो रेफरेंसेस वापस लिए जाएंगे इस बेस के ऊपर लिए जाएंगे कि नवाज शरीफ के साथ ये जो केसेस थे नवाज शरीफ के ऊपर बनते ही नहीं थे, ये सियासी बेस के ऊपर, सियासी ग्राउंड के ऊपर जो है वो ये केसेस बनाए गए, इसलिए नवाज शरीफ से माजरत की जाएगी। जो उनका वक्त ज़ाया हुआ, जो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क बना, उन्हें सजा मिली, तो इसके ऊपर जो है वो माजरत की जाएगी। और ये है कि नवाज शरीफ के ऊपर ये केसेस नहीं बनते थे। और ये तो हमें भी पता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी उस वक्त नवाज शरीफ को जो है वो दीवार के साथ लगाने के लिए। और यहाँ पे कहा यह भी जा रहा है कि जो नैब के उस वक्त के नैब कोर्ट के जज थे मरहूम जज अरशद मलिक साहब, उनकी जो एक वीडियो है, वीडियो आपने कई बार देखी भी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, जो नवाज शरीफ के एक दरीना साथी ने वो वीडियो कैप्चर की थी और उसके अंदर वो एतराफ़ात कर रहे होते थे कि कैसे नैब को कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे उनको ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया जा रहा है और नवाज शरीफ के खिलाफ जो उन्होंने फैसला दिया ये गलत फैसला था। तो इन चीज़ों को भी साथ में अटैच किया जाएगा और फिर ये कहा जाएगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ हमने जो रेफरेंस बनाए हुए थे नैब उसके ऊपर एक्सक्यूज करती है और रेफरेंस वो वापस लेने का फैसला करती है। और अगर नैब ये फैसला कर लेती है तो फिर नवाज शरीफ के यहाँ पे ये केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नवाज शरीफ की बरियत हो जाएगी, जैसे मरियम नवाज की और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की एवन फील्ड के अंदर जो है वो बरियत हो गई थी।
तो इट्स मीन कि नवाज शरीफ जो चाह रहे थे हस्बे मंशा बिल्कुल सेम उसी लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही हैं। और जो प्लान किया गया था नवाज शरीफ की जानब से, वतन वापस आऊँगा, पहले मैंने जो है वो फांसी ज़मानत लेनी है, फांसी ज़मानत के बाद मैंने अपीलें बहाल करवानी है। यहाँ पे तो अपीलें बहाल ही नहीं हो रही, बल्कि उससे भी दो हाथ आगे हो रहा है कि अपीलें बहाल किए बिना ही नैब जो है वो इस चीज़ से दस्तबरदार हो रही है कि हमने नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ाना, हमने कोई दलाइल नहीं देने। चूँकि ये बेसिक जो चीज़ें थी, जो केस बनाए गए थे, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर बनाए गए थे। और मेरे ख्याल में अगर कोई मुहज़्ज़ब मुल्क हो कि नैब का इदारा आपको ऐसे ट्रीट करता है, पहले आपको सज़ा दिलवाता है, आपको मुजरम बनाता है, और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर दलाइल ही ना दे पाए, उस केस को जो है वो प्रोसीड ही ना करवाए, तो मेरे ख्याल में उस नैब के खिलाफ भी एक केस बनता है। लेकिन यहाँ पे मियाँ साहब नहीं जाएंगे, वो तो कहेंगे अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी है। तो ये भी बड़ी बात है कि हमारी जान छूटी। और वैसे चेयरमैन नैब जो अभी हैं वो साबिक जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, मतलब उनका मिलिट्री से ताल्लुक है, वो है आर्मी चीफ, नैब के जो चेयरमैन है। तो अब मामलात आगे क्या बढ़ेंगे अगर ये कल फैसला हो जाता है। कल की पहले तो ये बात थी कि नवंबर के पहले हफ्ते का कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की बरियत हो जाएगी। अब इस चीज़ के चांसेस में मोस्ट प्रॉबेबली ये चांसेस पैदा हो गए हैं कि अब आने वाले दिन के अंदर ही, आने वाली जो प्रोसीडिंग है 26 अक्टूबर को, उसी के अंदर ये फैसला हो जाए कि हमने नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो केस को आगे नहीं बढ़ाना, हम अपना केस वापस ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि नवाज शरीफ आने के साथ, जैसे मैं पहले ब्लॉग के अंदर कहा था ना कि नवाज शरीफ जो वो आ गए और आने के साथ छा गए, तो बिल्कुल वही चीज़ हो गई। ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ है, तरीके इंसाफ को एक के ऊपर झटका लग रहा है। और दूसरी जानब जो अभी मैंने आपको एक शॉकिंग किस्म की न्यूज़ सुनाई कि तरीके इंसाफ ने क्या कुछ तीर मारे हैं, कैसे पाकिस्तान के खजाने को उन लोगों के ऊपर लटाया गया है जो प्रोपेगेंडा करते थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। क्या तफसीलात हैं आपको बताते हैं कि तरीके इंसाफ के दौर में सरकारी सोशल मीडिया जो टीमें बनाई गई थी, हालांकि सरकारी सोशल मीडिया टीमें नहीं होती, बट तरीके इंसाफ की KPK के अंदर ये चीज़ें इंकशाफात होकर पहले भी सामने आई थी कि सरकारी तौर पर तरीके इंसाफ ने वहाँ पे सोशल मीडिया टीमें पाल रखी थी, पाली जो है वो खजाने के ऊपर गई थी। क्या कुछ है वो भी आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर वो प्रोपेगेंडा जो मशीनें बनाई गई थी, प्रोपेगेंडा ब्रिगेडें बनाई गई थी, उनका इंकशाफ हुआ है। इसके अंदर ये कहा गया जो दस्तावेज़ात जो है वो जमा की गई हैं, उसके अंदर ये कहा गया KPK के बजट में इस प्रोजेक्ट, यानी कि ये गंदगी प्रोजेक्ट, वो गालम गलोच जो ब्रिगेडें तैयार की गई थी ना, ये सोशल मीडिया का जो प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया था, 870 मिलियन रुपए तरीके इंसाफ ने KPK के अंदर बजट के अंदर रखे थे कि हमने इन लोगों को पैसे देने, 870 अरब रुपए हमने इनको देना है। और ये क्या करेंगे, इनका काम, इन्होंने इदारों को टारगेट करना है, इन्होंने दूसरों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो उठाने और लोगों को गालम गलोच करनी है सोशल मीडिया के जरिए से। आगे जो तफसीलात हैं शायद आप कांप उठें कि ये कुछ हो रहा था पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर। वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना बनाने जा रहा है, जिसके दाएं हाथ के अंदर तस्बीह होती है और वो जलसे के अंदर खड़ा होकर दूसरों को गालियां दे रहा होता है, साथ में वो मदीने की रियासत का भी प्रचार कर रहा होता है, दूसरी जानब दूसरों के खिलाफ गालियां भी दिलवा रहा होता है, उनके खिलाफ नारे भी लगा रहा होता है, और ये कह रहा होता है कि बाकी सब चोर हैं। खुद उसने क्या कुछ किया KPK के अंदर, ये तो KPK की अवाम जो है वो बाखूबी जानती है, पाकिस्तान की अवाम मुकम्मल जान गई है। सालाना तरक्याती कामों की आड़ के अंदर सोशल मीडिया टीमें जो थी उनको मजमूम बयानियाँ बनाने के लिए टास्क दिया जाता था, पैसे जो दिए जाते थे ये क्या थे कि जो प्रोजेक्ट से तरक्याती काम थे उनके ऊपर 870 जो डॉलर हैं, 870 अरब रुपए जो हैं, उनके हवाले से ये बताया गया था कि ये तरक्याती कामों के अंदर लगने, लेकिन 870 अरब कहाँ पे लगा, वो इन टीमों को दिया गया। इनको अकाउंट्स जो बना के दिए गए, तरीके इंसाफ के लोगों को जो अकाउंट्स बना के दिए गए थे, ये प्रोपेगेंडा जो मशीनें थी, इनके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया था। आपने देखा ना तरीके इंसाफ का कोई एक पोस्ट होती है तो उसके नीचे हजारों कमेंट आए हुए होते हैं, हजारों फैन एंड फॉलोइंग उसकी हो जाती है। दूसरी सियासी पार्टियां हैं उनके लीडर्स के इतने फैन फॉलोइंग नहीं होती है जितनी तरीके इंसाफ के एक आम वर्कर, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो उनके रुकन होते हैं उनके जितनी फैन एंड फॉलोइंग होती है, इतनी दूसरे कई बड़े बड़े सियासतदान हैं इतने उनके फॉलोअर्स नहीं है। तो ये फॉलोअर्स हासिल करने के लिए भी KPK के अंदर क्या होता था कि सरकारी खजाना था, वो 870 अरब रुपए जो दिए गए थे, मुख्तस किए गए थे, उनका मुंह खोल के इनके जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाए जाते थे। और क्या था, प्रोपेगेंडा मुलाजमीन की तनख्वाहें क्या थी, 25 से 40 हज़ार इनकी तनख्वाहें थी, और ये जो सारा फंड थे करोड़ों रुपए के हिसाब के अंदर जो है वो ये ख़जाने को चूना लगाया गया। सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए से सरकारी जो मंसूबे थे उनके बजाय एजेंडे जो इनके मखसूस किस्म के तरीके इंसाफ के अपने एजेंडे थे
उनकी तशहीर की गई। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया अकाउंट्स को सियासी मकासद के इस्तेमाल के उसूल के लिए और अवामी जज्बात को बढ़ाने के लिए जो वो इस्तेमाल किया गया। बड़े मजमूम किस्म के मकासद आपने देखा, आर्मी के खिलाफ कैसे किए गए, स्टेट के खिलाफ कैसे किया गया, अदालतों के खिलाफ तरीके साहब ने क्या बयानिए डेवलप किए गए और क्या कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर आपको याद हो लसबेला के मकाम के ऊपर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, तो उसके अंदर तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के जो लोग थे उन्होंने जो उस वक्त ट्रेंड चलाया था, जो उस वक्त ट्वीट और न्यूज़ जो शेयर की थी, वो पाकिस्तान के अंदर से भी हो रही थी, इंडिया के अंदर भी कुछ जो है वो अकाउंट से वो भी कर रहे थे और मिलकर एक ही बयानिए के ऊपर ये चल रहे थे। उस वक्त भी लोगों को उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपनी लीडरशिप के नाम बताए थे कि ये इन लोगों के कहने के ऊपर हमें बताया गया था कि आपने अपने ये ट्वीट करने, तो हम इसके ऊपर मुआफ़ी मांगते हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हमें भी पकड़ा जा सकता है। तो अपने ही इदारों के खिलाफ ये लोग जो है वो बयानी बनाते रहे। सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के ज़रिए से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ हुआ है। 9 मई के वाक़यात में इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। नहीं जी, पाकिस्तान के ख़जान से पैसा कप्तान ने निकाला, वो के पैसा जो कहा गया कि हमने फलां प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाने, ये तरक्याती हमने KPK के अंदर काम करने, काम क्या हो रहे थे, लोगों को चुना, उनको सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना के दे दिए, जली अकाउंट्स, यानी कि एक शख्स के पास 10-10, 15, 20 अकाउंट्स से उनको अब 25 से 40 हज़ार तनख्वाह दी जा रही है। तनख्वाह सरकारी खजाने से उसका बजट के अंदर जो है वो रखी गई थी, उसमें से पैसे इनको दिए जा रहे हैं और बयानिए क्या बनाए जा रहे हैं, अपनी रियासत के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ, दूसरे सियासतदानों के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए। और जो आपने मंसूबे बनाए नहीं, वैसे वो कहा जाता था ना कि तरीके इंसाफ के आपने मंसूबे तरक्याती काम देखने तो आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, ग्राउंड में कुछ नहीं है। ये वो एडिट करके पिक्चर्स लगा के ये देखें जी कप्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। जलसा भले छोटा हो कप्तान का, बड़े बड़े जलसे कप्तान ने किए, लेकिन जलसा छोटा हो उसके अंदर जो ग्राफिक्स इन्होंने लगा रहनी थी, भले वो तुर्की के अंदर जो इनकलाब आया था वहाँ की वो पिक्चर्स काट के उसी को यहाँ पर इन्होंने दिखा देना था, लोगों के माइंड को गंदा करना था। देखें जी तरीके इंसाफ की ये पॉपुलैरिटी है, तरीके इंसाफ के आप जलसे देखें, तरीके इंसाफ के आप काम देखें, ये हम सर पकड़ के लोग जो है वो पाकिस्तानी बैठ जाते थे कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं KPK का ये कौन सा मकाम है, समझ नहीं आती थी। जहाँ पर इतनी तरक्की हो गई है, इतनी बेहतरीन फ्लाई ओवर्स हैं, इतनी ज़बरदस्त किस्म की सड़कें हैं और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ग्राउंड रियलिटी सिफर और सोशल मीडिया के ऊपर। वाकई कप्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया का पहले था, बाद में पाकिस्तान का बन गया था, लेकिन जो कुछ भी था इनका सोशल मीडिया के ऊपर था, वहाँ पर से प्रोपेगेंडा होता था हर तरह का। तो ये थी कप्तान की वो कारकर्दगी। खैर परेशान ना होइएगा, आगे भी जब तक ये आप समझ लें कि जो कप्तान ये कहता था ना कि दूसरे चोर हैं, जिसने 40 साल इक़्तिदार पे बैठा रहा, आप अंदाज़ा लगा लें एक तरफ 40 साल की दूसरों की, अगर वो अब जो करप्शन चोरी का ये कह रहे हैं ना, कप्तान ने सिर्फ 3 सालों के अंदर सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर किसी ने कहीं पे करप्शन की है तो कप्तान ने मेरे ख्याल में 3 सालों के अंदर जो कुछ किया है वो दूसरी सियासी जमातों की तड़ ही नहीं है, इतनी तप्पड़ ही नहीं है कि वो इतने अरसे के अंदर कर पाते या अब भी करें। तो ये कप्तान इस मामले में हर एक से 4 कदम आगे रहें, लेकिन ब्लेम करने के अंदर, इल्ज़ाम लगाने के अंदर सबसे फ्रंट फुट पे आके दूसरों को चोर चोर कह के खुद जो है वो बिल्कुल साफ दूध के दूल्हे बन के जो है वो बैठ जाते।